चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन हुआ था। ये रेवोल्यूशन कम और स्वतंत्रता आंदोलन ज़्यादा था, लेकिन इसमें कुछ सोसाइटी में चेंजेस हुए थे और पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंजेस हुए थे, जिस वजह से हम इसे रेवोल्यूशन में शामिल करते हैं। तो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन की पृष्ठभूमि हमको समझनी पड़ेगी, तभी हम इस रेवोल्यूशन को समझ सकते हैं। ब्रिटेन ने अमेरिका में अपना आधिपत्य जमा लिया था। वो आधिपत्य में उसने कोस्टल अमेरिका का जो हिस्सा है, जिसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं 13 कॉलोनीज जो यहाँ पर थी, उसमें ब्रिटेन ने अपना हक जमा लिया था। यहाँ पर उसने फ्रांस से संघर्ष किया, स्पेन से संघर्ष किया और आखिरी में वो कामयाब हुआ था। 13 कॉलोनीज अलग अलग उसका कैरेक्टर था कॉलोनीज का। कुछ रॉयल कॉलोनीज थी, कुछ प्रोपरेटरी कॉलोनीज थी, कुछ कॉरपोरेट थी, कुछ कर्नल कैपिटल थी। तो इनमें जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव, वो अलग अलग था। तो शुरुआत में तो ब्रिटेन ने यहाँ पर कुछ ज़्यादा अपना हस्तक्षेप नहीं किया और जो कॉलोनी थी वो ऑटोनोमस यहाँ पर अपना काम करती रही। लेकिन समय के साथ चेंजेस आने लग गए थे। सबसे पहला चेंजेस हमें 1650 में देखने को मिलता है, जिस समय ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज में नेविगेशन एक्ट लागू कर दिया था, जिसके तहत जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी वो केवल ब्रिटेन के साथ ही ट्रेड कर सकती थी। इससे जो अमेरिका था, अमेरिका की कॉलोनीज, वो ब्रिटेन के अलावा किसी दूसरे देश को अपना सामान नहीं बेच सकती थी। तो इसका ज़्यादा कॉलोनीज में प्रभाव तो नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन उन्हें काफ़ी मदद करता था। अगर हम इस नक्शे को देखें तो इस नक्शे में, क्योंकि ये तो पूरा अमेरिका को दिखाई नहीं गया इसमें, लेकिन यहाँ पर साउथ की तरफ यहाँ पर स्पेन का साम्राज्य था, वेस्ट की तरफ फ्रांस का था। इसके अलावा वहाँ कई सारी ट्राइब्स भी थी जो कि इन कॉलोनीज में हमला करती रहती थी। तो इन कॉलोनीज की रक्षा केवल ब्रिटेन ही कर सकता था। तो इस वजह से कॉलोनीज ब्रिटेन के साथ अपना रिश्ता मजबूत बना के रखना चाहती थी। तो इस वजह से जब नेविगेशन एक्ट लगाया गया ब्रिटेन द्वारा, तो इन्होंने ज़्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन चीज़ें चेंजेस टाइम के साथ होती है, तो यहाँ पर भी हुई। सबसे पहले चेंजेस ये हुई कि ब्रिटेन ने जो कॉलोनीज थी जिनका कैरेक्टर अलग अलग था, कुछ रॉयल थी, कुछ अलग अलग तरीके से उनका ओनरशिप था, लेकिन ब्रिटेन ने जो एक कम्युनिटी वाली कॉलोनी थी उनको रॉयल कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। यानी जो उनकी कुछ कॉलोनी को ऑटोनॉमी दिया गया था पहले, उन ऑटोनॉमी को वापस ले लिया गया ब्रिटेन द्वारा और उसे रॉयल कॉलोनी में शामिल कर दिया। तो इससे भी जो नाराज़गी थी उन कॉलोनी की, वो ब्रिटेन के प्रति बढ़ती गई। अब चेंजेस, यहाँ पर मुख्य चेंजेस की बात कर लेते हैं हम। मुख्य चेंजेस यहाँ पर 7 ईयर वार से शुरू होता है। 7 ईयर वार 1757 से लेकर 1763 तक चला था। ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटेन की तो जीत हो गई थी, लेकिन उसे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। उसे बड़ी मात्रा में अपने सैनिक और हथियार लगाने पड़े थे और ये लड़ाई यूरोप में लड़ी गई। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका जो ये कॉलोनीज में लड़ी गई, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट में फ्रांस का साम्राज्य था, तो ये यहाँ पर भी लड़ी गई। इसके अलावा भारत में भी 7 ईयर वार लड़ा गया, क्योंकि भारत में भी फ्रांस की कॉलोनीज थी और ब्रिटेन की भी कॉलोनीज थी। तो ये इसे हम 0 वर्ल्ड वार के नाम से ये लड़ाई जानी जाती है, क्योंकि ये जो लड़ाई थी पूरे काफ़ी कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। तो इसको 0 वर्ल्ड वार कभी कभी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस लड़ाई को फ्रांस हार गया था और इसका प्रभाव नॉर्थ अमेरिका में कुछ इस तरीके से पड़ा कि फ्रांस की जो कॉलोनी थी कनाडा, उसको ब्रिटेन को ट्रांसफ़र हो गया। और इसके अलावा वेस्ट में जो फ्रांस अटैक कर रहा था इन कॉलोनी के ऊपर, उस अटैक को भी फ्रांस ने बंद कर दिया। तो इससे जो 13 कॉलोनीज का डर था कि फ्रांस हमें हमला करके हमको हथिया लेगा,
वो डर खत्म हो गया, क्योंकि अब फ्रांस अब कमजोर बन गया था, तो इस वजह से वो डर भी खत्म हो गया। इसके अलावा स्पेन भी अब कमजोर देश बन रहा था, क्योंकि वो भी अपनी कॉलोनी खोते जा रहा था। तो अब जो नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनीज की स्थिति ऐसे हो गई कि उन्हें अब ब्रिटेन की जरूरत नहीं रही। इसके अलावा दूसरी घटना ये हुई जब ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा के कनाडा में अपना कब्जा कर लिया, तो ये 13 कॉलोनीज के जो लोग थे वो कनाडा जाना चाहते थे बसने के लिए, लेकिन ब्रिटेन ने उन्हें जाने से मना कर दिया। उनको कहा कि क्योंकि ये रेड इंडियन लोगों का ये क्षेत्र है तो आप यहाँ नहीं जा सकते हो। तो इस वजह से भी यहाँ नाराज़गी पैदा हो गई, क्योंकि ये चाहते थे कि ये 13 कॉलोनीज के लोग पूरे अमेरिका में अपनी बस्ती बसाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो रेवोल्यूशन का पहला बीज हमें 7 ईयर वार से देखने को मिलता है। इस दौरान जो अमेरिका के बाद में नेता बने जैसे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने इस लड़ाई में ब्रिटेन के लिए लड़ाई लड़ी 7 ईयर वार में, और उनको काफ़ी यहाँ पर मिलिट्री एक्सपीरियंस इस लड़ाई से मिला, जो आगे चल के रेवोल्यूशन में उनके काफ़ी काम आया। अब ब्रिटेन को लड़ाई में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, तो उसकी भरपाई करने के लिए उसने अमेरिका में टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जो कि सबसे पहले 1765 में स्टाम्प एक्ट टैक्स था, जिसके तहत जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट है, अखबार हो गया, स्टाम्प पेपर हो गया, इनमें एक टैक्स लगाया गया। अब ये टैक्स ज़्यादा नहीं था, लेकिन अमेरिका की कॉलोनी में इसका घोर विरोध किया गया इस टैक्स का। वजह ये रही कि उन्होंने कहा कि जब हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हमारा कोई व्यक्ति नहीं है तो आप हमें टैक्स क्यों लगा सकते हो, यानी नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक हमारी नुमाइंदगी कोई नहीं करेगा पार्लियामेंट में, तब तक हमें आप टैक्स भी नहीं लगा सकते हो। ये इनका आर्ग्यूमेंट था। अब इस टैक्स को हटाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, जिसे हम सन्स ऑफ लिबर्टी कहते हैं। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ब्रिटेन का विरोध किया, और जब ये टैक्स ब्रिटेन द्वारा वापस ले लिया गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी डिसबैंड हो गई, ख़त्म कर दिया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो इसका इम्पोर्टेंस है। अब क्योंकि ब्रिटेन को पैसे की ज़रूरत थी, और उसको क्योंकि वो ब्रिटेन की कॉलोनी है अमेरिका, तो ब्रिटेन जाहिर सी बात है उसमें कंट्रोल करना चाहता है, तो उसने फिर से टैक्स लगाए इसमें। अब जो टैक्स लगाए वो कस्टम ड्यूटीज़ में लगाए गए। कस्टम ड्यूटीज़ में जैसे उसने चाय पत्ती में टैक्स लगाया, पेपर में टैक्स लगाया, यानी जो बाहर से चीज़ आ रही थी उनमें टैक्स लगाया जाता था अमेरिका के पोर्ट में। तो ऐसी एक घटना हमें देखने को मिलती है बॉस्टन में। बॉस्टन मैसाचुसेट्स जो कॉलोनी है उसका एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। वहाँ शिप में बड़ी मात्रा में चाय आई थी। अब अमेरिका के जो लोग थे जो इस चाय के ऊपर टैक्स से नाराज थे, उन्होंने क्या किया, ये जितनी चाय पत्ती थी उसे समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना को हम बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। ये घटना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने जो आगे घटनाएं हुई उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला और सिचुएशन को बहुत गंभीर मोड़ पे ले गया है घटना। अब क्योंकि ब्रिटेन का खुला विरोध हो गया था शुरू, तो ब्रिटेन ने इनमें अब अपना कॉलोनी में अपना कसना शुरू कर दिया था, अपना रूल। तो उसने कुछ रूल बनाए, जैसे उसने कहा कि जब तक हमारा ये नुकसान की भरपाई नहीं होती तब तक हम बॉस्टन के पोर्ट को बंद करते हैं। इसके अलावा बॉस्टन में जो इंग्लैंड के सिपाही है वो किसी भी घर में जाके रह सकते हैं। तीसरा, कोई भी कॉलोनी में इंग्लैंड का सिपाही है, अगर उसमें कुछ केस होता है तो केस इंग्लैंड में सुना जाएगा, अमेरिका में नहीं सुना जाएगा। इन एक्ट जो बनाए गए थे, इन एक्टों को हम इनटॉलरेबल एक्ट के रूप से जानते हैं। अमेरिका की कॉलोनी ने इनटॉलरेबल कहती थी, जो सहन नहीं किया जा सकता जिसे, इसका मतलब ये है। तो अब
क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, तो अमेरिका की कॉलोनी आपस में उन्होंने एक कन्वेंशन बुलाया, जिसे हम फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के रूप से जानते हैं। इसमें इन कॉलोनी ने मिलके एक निर्णय लिया कि हमें ब्रिटेन का जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा। इसी वजह से फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने एक पहली बार ऐसा हुआ था कि 13 कॉलोनीज के जो नेता थे वो आपस में कहीं पर मिले थे। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण घटना है कि फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में ये नेता आपस में मिलकर इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ एक सहमति के जरिए निर्णय लिया कि ब्रिटेन का हम विरोध करेंगे। लेकिन अभी ये ब्रिटेन से अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन स्थिति आगे बढ़ते बढ़ते 2 साल बाद सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई, जिसमें इन्होंने फैसला लिया कि अब क्योंकि ब्रिटेन का राजा हमारे ऊपर अत्याचार बंद नहीं कर रहा है, तो अब हम इंडिपेंडेंस घोषित कर रहे। और सेकंड कांग्रेस जो बैठी गई थी वो फिलाडेल्फिया शहर में बैठी गई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया था। और इस निर्णय का पालन करने के लिए कॉन्टिनेंटल आर्मी की घोषणा की गई, जिसको जॉर्ज वाशिंगटन के अधीन रखा गया और इसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि ब्रिटेन को अमेरिका से खदेड़ के भगाया जाए। अब सीधे तौर में लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटेन और कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बीच संघर्ष हुआ। ब्रिटेन हमें पता है कि बड़ा एडवांस देश था इस समय, और उसने जो समुद्र के किनारे शहर थे उसमें फटाफट तो उसने हथियार लिए, लेकिन अंदर की तरफ वो जो क्षेत्र है उनमें अपना आधिपत्य नहीं जमा पाया। तो इस दौरान एक लड़ाई हुई जिसे हम बैटल ऑफ सारागोटा के नाम से जानते हैं। इसमें अमेरिका ने ब्रिटेन को हरा दिया। इस लड़ाई से हुआ ये कि जो फ्रांस था उसे लग गया कि हाँ, अमेरिका में दम है और वो ब्रिटेन को हरा सकता है, तो उसने अमेरिका के पक्ष में अपना सैनिक भेजना शुरू कर दिया। और साथ में स्पेन भी कुछ साल बाद इस लड़ाई में अमेरिका के साथ जुड़ गया। अब फ्रांस और स्पेन ने क्या किया, इंग्लैंड के खिलाफ ब्लॉकेड शुरू कर दिया, जिससे इंग्लैंड अपने सिपाही अटलांटिक के दूसरे पार अमेरिका में नहीं भेज सकता था आसानी से। तो इन दोनों का अमेरिका में जुड़ने के बाद ये फर्क पड़ा कि अमेरिका अब जो कोस्ट वाले इलाके उनमें भी जीत हासिल करने लग गया था। क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा है तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। और ब्रिटेन आखिरी में लड़ाई हार गया। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, जिसके तहत अमेरिका की इंडिपेंडेंस को ब्रिटेन ने माना। लेकिन कनाडा जो था वो अलग बना रहा, उसने अमेरिका में शामिल नहीं हुआ और कनाडा ब्रिटेन की कॉलोनी बहुत लंबे समय तक आगे बना रहा। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि कितने लोग इस विद्रोह के सपोर्ट में थे और कितने विद्रोह के खिलाफ थे। जो विद्रोह को सपोर्ट करते हैं उन्हें हम पैट्रियोट के नाम से जानते हैं। जो विद्रोह के खिलाफ थे कॉलोनी में लोग, उन्हें हम लॉयलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो विभिन्न सोर्सेस से विभिन्न आंकड़े मिले। कुछ लोग कहते हैं कि जो पैट्रियोट थे वो 40% थे और जो लॉयलिस्ट थे वो 20% थे और 60% जो लोग थे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना काम करते थे। ऐसे आंकड़े मिलते रहते, लेकिन हम कुछ कंफर्म से नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ज़्यादातर लोग जो थे, मेजोरिटी के लोग, वो किसी भी आइडियोलॉजी या किसी भी गुट को मानने वाले नहीं थे। वो ना तो लॉयलिस्ट थे ना वो पैट्रियोट थे, बस वो अपना काम करना चाहते थे। वो अपना खेत में फसल उगाते थे और अपना परिवार चलाते थे, बस उन्हें इससे मतलब था। जब जैसे जैसे रेवोल्यूशन आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे अमेरिका को जीत मिलती गई, तो वैसे वैसे लोग खिसक खिसक के पैट्रियोट की तरफ आते रहे। तो अब क्योंकि अमेरिका आज़ाद हो गया था, तो ये अब क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो बैठी थी, अब क्या होगा। ये बैठी इसीलिए गई थी क्योंकि इनको ब्रिटेन को हराना था। अब ब्रिटेन हार गया तो इनका मकसद पूरा हो गया था। अब क्या होगा, क्या ये 13 कॉलोनीज अलग अलग देश बना देगी या फिर ये आपस में मिलके एक देश बनाएगी जिसे हम यूनाइटेड स्टेट कहेंगे। तो
इन्होंने फैसला ये लिया कि हम मिल जाएंगे और एक बड़ा देश बनाएंगे। लेकिन शुरुआत में ये फैसला लिया गया कि जो कॉलोनीज होगी वो पूरी तरीके से ऑटोनोमी होगी, यानी उनकी अपनी सेना होगी, सब कुछ अपना होगा, बस लूज कन्फेडरेशन होगा। यानी वो केवल अगर कोई बाहर से अटैक होता है तभी वो अटैक को रोकने के लिए आपस में मिलके उसका सामना करेंगे। बाकी ये एक देश में अलग देश वाला सिस्टम हो गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिवोल्ट हुए, विस्की रेबिलियन भी यहाँ पर हुआ था, तो ऐसा लगा यहाँ के नेताओं को, क्योंकि अगर हमने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाई तो हम ऐसे रेबिलियन में फंस के रह जाएंगे। और यहाँ पर इस समय इकोनॉमिक के तौर में भी बड़े संघर्ष चल रहे थे। कई कॉलोनीज बहुत ही बुरी तरीके से डेब्ट में फंस चुकी थी, कर्जा हो गया था वहाँ। तो ये कॉलोनीज भी कर्जा से बचने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए पूरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट लानी चाह रही थी। तो इन सभी वजह से एक मजबूत सरकार बनी यहाँ पर, और वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई। उससे पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट के रूप से जाना जाता था, लेकिन अब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जाना गया। और जॉर्ज वाशिंगटन यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिका सेंट्रल गवर्नमेंट के आने के बाद भी फेडरल देश बना रहा, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी गई थी ब्रिटेन से वो फेडरलिज्म के ऊपर ही लड़ी गई थी, क्योंकि ये अपना जो सिस्टम है या अपना जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए ही इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये इसे बचा के रखना चाहते थे। तो आज भी अमेरिका का जो सिस्टम है फेडरलिज्म के ऊपर है, यानी स्टेट जो है वो सेंटर के कई मायनों में बराबर है। वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कोई नागरिक स्टेट का भी नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है। तो ऐसे वहाँ फेडरलिज्म की शुरुआत हम इसी रेवोल्यूशन से मान सकते हैं। अब ये रेवोल्यूशन क्यों माना गया? क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें हमें रेवोल्यूशन कम दिखता और इंडिपेंडेंस मूवमेंट ज़्यादा दिखता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके तहत ये एक रेवोल्यूशन के रूप में जाना गया। जैसे कि यहाँ पर सोशल चेंजेस भी हुए। सोशल चेंजेस यहाँ पर कम हुए, पॉलिटिकल ज़्यादा चेंजेस हुए। पहले हम जो ज़्यादा हुए उसे पढ़ लेते पॉलिटिकल के बारे में। पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए उसके तहत अमेरिका में पहला ऐसा देश बना जहाँ रिपब्लिक सरकार आई, यानी वो सिस्टम जहाँ राजा ना हो, राजा का अस्तित्व जहाँ नहीं होता है उसे हम रिपब्लिक कहते हैं। तो इसके तहत अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया और अमेरिका ने कहा हम किसी को भी राजा के रूप में अपने ऊपर घोषित नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज था, क्योंकि दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था। दूसरा पॉलिटिकल चेंज ये था कि यहाँ जो सरकार आई वो प्योरली इलेक्शन के ऊपर आई। जैसे इंग्लैंड में तो हम देखते हैं वहाँ दो सिस्टम थे, एक हाउस ऑफ लॉर्ड था जहाँ राजा चुनता था सदस्य, और एक हाउस ऑफ कॉमन जहाँ जनता चुनती थी। लेकिन अमेरिका में जो दो सिस्टम आए जिसमें सीनेट और नेशनल असेंबली जो पहला वाला है और सीनेट दूसरा वाला सिस्टम, इनमें लोगों द्वारा ही चुन के लोग आते थे, और सीनेट में जो चुन के आते थे लोगों को हर राज्य से बराबर चुन के आते थे। तो ये पॉलिटिकल चेंजेस हुए। सोशल चेंजेस ज़्यादा नहीं हुए। जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो सेकंड क्लास सिटीजन बने रहे, उन्हें सिटीजन माना ही नहीं गया रेवोल्यूशन के बाद भी जो नई सरकार बनी। इसके अलावा जो रेड इंडियन थे उनमें भी बड़े अत्याचार किए गए, उनके साथ तो लड़ाई जी शुरू हो गई और उन्हें अपनी ज़मीन से खदेड़ा गया। तो सोशल के रूप में तो जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन है उसमें तो उसने काफ़ी बात कही गई है, जैसे ऑल मैन आर इक्वल, सभी मनुष्य इक्वल है, ये सोशल के रूप में तो कही गई है, लेकिन असलियत में से माना नहीं गया। ये सिर्फ पर्चे में उन्होंने लिख दिया और इस पर पालन नहीं किया। अमेरिका का जो रेवोल्यूशन है वो मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित था।
इनलाइटमेंट से प्रभावित था और ये आगे चल के इसने फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें भी अपनी योगदान दिया। फ्रांस का जो रेवोल्यूशन तो प्रभावित था, क्योंकि जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तो 1791 में हुआ। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जब घोषित किया गया तो उसकी छाप हमें दिखती है। वो बोरो लिया गया था किससे? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो अमेरिका था उससे बोरो लिया गया था। तो ये हमारा अमेरिकन रेवोल्यूशन यहाँ पर समाप्ति होती है। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा गहराई में नहीं ले गया। इसे कभी बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतने रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।